नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक विकास की, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, क्या होता है मानसिक विकास, इसकी बात करेंगे और इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता दूं, जैसा कि हमने शारीरिक विकास वाली वीडियो में भी इस बात का डिस्कशन किया था कि मानसिक विकास से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे निकलते हैं जिनसे बनने वाले प्रश्न थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक शिशु कितने माह की उम्र में या अवस्था में अपने माँ को पहचानने लग जाता है, कब वो अपनी माता का चेहरा देख के उसे पहचान सकता है, कब वो माँ की ध्वनि पहचान सकता है, आवाज़ पहचान सकता है, या ध्वनि किस दिशा से आ रही है ये देख सकता है। क्योंकि इसको लेकर आमतौर पर जो गाइड्स वगैरह में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर काफ़ी डिस्क्रिपेंसी मिलती है। हमने जो हमारी वीडियो को केंद्रित रखा है उसमें जिन सोर्सेज या जिन स्रोतों का हमने इस्तेमाल किया है वो ज़्यादातर फॉरेन ऑथर्स हैं और प्लस साथ में NCERT को भी बेस बना के हम चल रहे हैं। फॉरेन ऑथर्स की मैं बात करूं तो रॉबर्ट ए बैरॉन जो हैं उनको हम साथ में लेके चल रहे हैं और NCERT में जो, या फिर हमारी राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में जो दिया गया है उसको हम अपना केंद्र मानकर इसके अंदर सारी चीज़ों को रखेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं एक बार पुनः कि इससे जो प्रश्न बनते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि कितनी उम्र तक बच्चा देख सकता है या चेक कर सकता है, तो ऐसी चीज़ें अक्सर ऐसे सवालों के ऑप्शन अपने आप में हमें बता देते हैं कि आप अगर सरलता से इनको समझो तो चीजें हो जाएगी। आइए मानसिक विकास को अब समझने की कोशिश करते हैं कि मानसिक विकास आखिर होता क्या है। तो पहली चीज है, क्या है मानसिक विकास? मानसिक विकास है क्या? देखिए, मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य केवल पशु की तरह धरती पर जीने वाला कोई प्राणी नहीं है। आज मानव सभ्यता ने जो भी तरक्की की है सिर्फ और सिर्फ उसके इस मानसिक कौशल के कारण ही की है। और ये मानसिक कौशल क्या है? मानसिक कौशल के अंतर्गत वो तमाम मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जो दिमाग में चलती हैं। जैसे आपको मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो आप उसे याद कहां रख रहे हो? कहीं हाथ पैर में थोड़ी याद करके रख रहे हो, दिमाग में याद रख रहे हो। आपको किसी का नाम याद होता है, आपको गणित के प्रश्न याद हो जाते हैं, आप किसी की शक्ल याद कर लेते हो, रंगों में भेद कर सकते हो, सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हो। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं और मनुष्य की इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं का विकास मानसिक विकास कहलाता है। तो मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाओं का विकास होगा? इसके अंतर्गत साथियों अगर मैं बात करूं तो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होते हैं अभी अभी बात करेंगे। अवधान, तर्क, चिंतन, स्मृति, बुद्धि, भाषा, निर्णय। देखिए, ये जितनी भी चीजें दिमाग में चलती हैं, समस्या, समाधान, कल्पना, निष्कर्ष, इन तमाम प्रक्रियाओं का, कुछ हो सकता है मुझसे मिस भी हो गई होंगी इनमें, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमसे जुड़ी हुई इन तमाम प्रक्रियाओं का आदि का विकास, इन तमाम प्रक्रियाओं का विकास किससे संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई ये सारी दिमाग में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। मानसिक विकास से संबंधित है। इस बात को लेकर जेम्स ड्रीवर का एक कथन हमें देखने को मिलता है और उस कथन को आप देखिए।
जेम्स ड्रेवर। व्यक्ति में जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमताओं का उत्तरोत्तर मतलब प्रोग्रेसिव, हमने पढ़ा है उत्तरोत्तर प्रकटन व संगठन की प्रक्रिया मानसिक विकास कहलाती है। जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का प्रकट होना, फिर उनका संगठित होकर कार्य करना और कैसे प्रोग्रेसिवली ये चीजें आगे बढ़ती हैं, यही मानसिक विकास है। अब मानसिक विकास को लेकर 3 शब्द हैं जो आपको जानने चाहिए। पहले उन 3 शब्दों को समझते हैं। एक है संवेदन, दूसरा है अवधान और तीसरा है प्रत्यक्षीकरण। ये जो तीनों के मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, ये अर्थ मैं राजस्थान बोर्ड की जो 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान की पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 47 पर ये दिए गए हैं और वहां से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। और आप कहेंगे कि मैं इतना डिटेल में आपको ये क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। एंड परसेप्शन। इतना डिटेल में ये बात बताने के पीछे कारण ये है मित्रों कि लेवल 2 2015 में रीट में एक प्रश्न आया था कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन किस विकास से संबंधित है, यानी विकास के कौन से आयाम से संबंधित है? विकास के किस आयाम से संबंधित है? ये तो था प्रश्न जो रीट में पूछा गया था और इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था मानसिक विकास। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इतनी डिटेल में इस चीज को जानना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं मानसिक विकास की, बात करते हैं संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और इस कथन का संबंध किस आयाम से है, तो आयाम होता है मानसिक विकास। तो सवाल ये आप में से मैं गारंटी दे सकता हूं हर विद्यार्थी ने रट रखा होगा कि ये प्रश्न जो है इसका उत्तर मानसिक विकास होता है। लेकिन मैं इस बात का भी दावा कर सकता हूं कि आप में से आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को संवेदना, अवधान और प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ नहीं पता होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इन तीनों को बताने से पहले एक शब्द की, जिस शब्द का अर्थ होता है उद्दीपक। उद्दीपक मतलब अंग्रेजी में होता है स्टिमुलाई। वैसे इसको हम अधिगम में पढ़ेंगे या स्टिमुलस, स्टिमुलाई इसका बहुवचन होता है, स्टिमुलस एक वचन होता है। उद्दीपक से मतलब होता है कि वातावरण में मौजूद वो कोई भी वस्तु, घटना, संप्रत्यय, व्यक्ति, कुछ भी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है
और उसके सामने आने पर या उससे किसी भी प्रकार से हम जब अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके सामने आने पर हम कोई अनुक्रिया करें। जैसे भोजन एक उद्दीपक है, उसको देखते ही लार आती है, तो लार आना एक अनुक्रिया होगी। हम जब कहीं गांव में दूर रह रहे हैं और हमारे कोई बहुत ही परिचित, बहुत ही प्रिय मित्र कोई है, परिवार का कोई सदस्य घर पे आता है, अचानक से उसको देख के हम खुश हो जाते हैं, ये क्या है? उस व्यक्ति का आना या उस व्यक्ति का मौजूद रहना उद्दीपक है, हमारी खुशी एक अनुक्रिया है। हमें चोट लगती है, चोट लगते ही हम अरे बार है, लागी रहे और चिल्लाते हैं, तो वो चोट लगना एक उद्दीपक है, और उसके बाद आपका चिल्लाना, दर्द से कराह उठना, ये क्या है? एक अनुक्रिया है। तो वातावरण में ऐसे तमाम उद्दीपक होते हैं। अब एक बात बताइए, इस वक्त जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप अपने मोबाइल फोन में, अपनी लाइब्रेरी में या अपने कमरे में कहीं बैठ के देख रहे होंगे। अब आपके कमरे में या लाइब्रेरी में ऊपर एक पंखा भी होगा, आपके कहीं खिड़की भी होगी, कहीं अलमारी भी होगी, कुछ आसपास अगर लाइब्रेरी में हो तो लोग ही पढ़े, लेकिन आपका ध्यान इस वक्त क्या उन सभी उद्दीपकों पर है? नहीं, आपका ध्यान इस वक्त अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर है, जिसके जरिए आप और मैं वर्चुअली संवाद कर रहे हैं प्रिय साथियों। तो इसका मतलब उद्दीपक क्या है? वातावरण में जो भी तत्व मौजूद हैं वो सब उद्दीपक हो सकते हैं, लेकिन जिन उद्दीपकों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वही ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? अवधान। अवधान मतलब ध्यान करना, कि किस चीज पर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, पहली चीज यहां पर क्लियर। अब बात करते हैं संवेदन की और प्रत्यक्षीकरण की। संवेदन का मतलब यह होता है कि ये जितने भी उद्दीपक हैं, इनके अंतर्गत कुछ सूचनाएं होती हैं, और वो सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती है हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। जैसे मान लीजिए आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं एक सूचना मिल रही होगी कि आज विवेक सर हमको जो पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को, इस पे विवेक सर ने सफेद रंग की एक शर्ट पहन रखी है। अब मैंने ये सफेद रंग की शर्ट कैसे पहन रखी है, ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो ये चीज। तो महज ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करना, क्या है सूचना, कैसी है सूचना, मतलब नहीं है। आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो, दिमाग तक ज्ञानेंद्रियां सूचनाओं को लेकर जा रही है, यह क्या कहलाता है? संवेदन। और दिमाग जब उन सूचनाओं की, उन उद्दीपकों की व्याख्या करता है कि अरे भाई ये तो सफेद रंग है, ये पीछे हरा रंग है, ठीक है, ये काले रंग का पेन है, तो जब दिमाग उन उद्दीपकों की व्याख्या करता है, दिमाग उन सूचनाओं को परिभाषित करता है, तो यह क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, संवेदन प्रत्यक्षीकरण जरूर याद रखिए। अब देखो, जब तक मानसिक विकास की बात होगी, सारी चीजें दिमाग में बाहर से ही तो आएगी। दिमाग को सूचना कौन देंगे? ये ज्ञानेंद्रियां ही तो देगी। इसीलिए यहां पर संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बात कही गई है। और ये जो कथन है साथियों, ये कथन भी आपको अगर याद रहे तो ये कथन महान दार्शनिक रूसो द्वारा दिया गया, ये भी याद रखना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये बात किसने कही है? ये रूसो नाम के एक महान दार्शनिक है, उनके द्वारा कही गई बात है ये, कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अब मैं जो आपको संवेदन प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताने की कोशिश कर रहा था, ये क्या था? संवेदन, संवेदना यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं को ग्रहण कर लेना, और प्रत्यक्षीकरण कि वो क्या सूचना है उसको परिभाषित करना, उसकी व्याख्या करना, यह काम कौन करेगी? हमारी ज्ञानेंद्रियां। इसको एक और उदाहरण से समझाता हूं, सबसे देसी और सरल उदाहरण। आप कहीं गांव में सड़क पर जा रहे हो, बगल में किसी के घर की रसोई की खिड़की खुली हुई है, किचन में से, रसोई में से बढ़िया खुशबू आ रही है, तो सबसे पहले आपके नाक ने खुशबू ली, क्या बात है। अब ये खुशबू का या ये जो गंध है, सुगंध का, ये नाक द्वारा इस सुगंध को लेकर वो सूचना दिमाग तक पहुंचा देना, क्या है? संवेदन। क्या है सूचना, कैसी सूचना, मतलब नहीं है, सूचना पहुंचा दी, बस अपना काम कर दिया, बहुत बढ़िया। अब जब दिमाग के पास ये गंध पहुंच गई है, उसके बाद दिमाग बोलेगा कि यार ये तो लहसुन की चटनी की खुशबू है, ये तो राबड़ी की खुशबू है भाई, ये तो गाजर के हलवे की खुशबू है। तो दिमाग अब उस सूचना की व्याख्या कर रहा है, उस उद्दीपक की व्याख्या कर रहा है, संवेदन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहा है,
यह प्रत्यक्षीकरण होता है। और यही संवेदन प्रत्यक्षीकरण सबसे पहली स्टेज होते हैं। हम किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण करते हैं, फिर धीरे धीरे चिंतन भी आता है, अवधान भी आता है, तर्क भी आता है, ये सारी चीजें फिर आती हैं। ठीक है, क्लियर है। यहां पर अब एक और टॉपिक को, एक और बिंदु को हम चर्चा में लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जो चीज अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इससे कभी आज तक रीट में सवाल नहीं आया, लेकिन आगे ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट रूप से दे रखा है। और यह है प्रतिवर्त, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। प्रतिवर्त क्या है? प्रतिवर्त एक प्रकार की प्रतिक्रिया है साथियों। प्रतिवर्त कुछ और नहीं है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया ही होती है। लेकिन यह प्रतिक्रिया कैसी होती है? यह प्रतिक्रिया हमारे अंदर अभिजात होती है, इन्नेट होती है, जन्म से मौजूद होती है। यह कोई हमें सिखाता नहीं है, यह कोई अर्जित नहीं होती प्रक्रिया। तो याद रखिएगा कि कुछ स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रति सहज स्वाभाविक इन्नेट प्रतिक्रिया प्रतिवर्त कहलाती है। जैसे भोजन नामक एक उद्दीपक है। भोजन देखते ही लार आना। आपका कोई साथी है, आपको उस पास बुलाए, अरे भाई इधर आ, इधर आ। बोला हाँ बोल बोल, ऐसे करके आपके कान में आवाज करे, आप क्या करोगे? नहीं उधर जा। तो आपने जो एकदम से जो परेशान हुए और आपने उसको पीछे धकेला, ये क्या था? प्रतिवर्त था। जम्हाई लेना, नींद आती है तो उबासी आने लग जाती है, तो इस तरह से नींद आने पर जम्हाई, ये सारे जम्हाई मतलब उबासी। देसी बात बता दूं थाने ताकि ताना याद रह जाएगा। हाँ भाई, उबासी जिसको अपन कहते हैं, नींद आ गई, इसका मतलब नींद जैसा एक उद्दीपक है। जैसे स्ट्राइक होगा, हम एक प्रतिवर्त करेंगे। कोई रोशनी तेज आंखों पर पड़े तो हम पलक झपक लेते हैं, आंखें मीच लेते हैं, तो ये प्रतिवर्त है। अब प्रतिवर्त को लेकर एक बात याद रखिएगा कि ये सहज स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रति जो हमारी स्वाभाविक अंतर्जात इन्नेट प्रतिक्रिया जो होती है साथियों, ये इन्नेट प्रतिक्रिया जो है, इस इन्नेट प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई एक बात आप याद रखिएगा कि ये कुछ प्रतिवर्त जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रतिवर्त हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं। जैसे भोजन देखते ही लार आना, नींद आने पर जमाई होना, कोई तेज रोशनी पर क्या बोलते हैं, आंखें मीच लेना। लेकिन कुछ प्रतिवर्त ऐसे होते हैं जो कि जब जन्म लेता है व्यक्ति, शुरुआती समय जो होता है जन्म के बाद का, तब तो नजर आते हैं, खासतौर पर शैशव अवस्था में तो नजर आते हैं, मगर धीरे धीरे कुछ समय बाद, कुछ 1 महीने बाद, कुछ प्रतिवर्त उसमें से 2 महीने बाद, कुछ उसमें से 5-6 महीने बाद, कुछ साल भर बाद धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं, हटते जाते हैं, जाते जाते हैं, मिटते जाते हैं। आज का हमारा जो डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, वो ऐसे ही प्रतिवर्तों पर चर्चा करना है। मैं यहां पर आपके लिए 2 टेबल लेकर आया हूं, जिसमें एक टेबल एनसीईआरटी से है और एक टेबल रॉबर्ट ए बैरॉन की पुस्तक से ली गई है। तो आप इन दोनों प्रतिवर्तों को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आए तो क्या हो। प्रतिवर्त का मतलब क्या है कि बालक के सामने कोई अलग किस्म की आपने अनुक्रिया, माफ कीजिएगा, उद्दीपक किया, उसके साथ कोई एक्टिविटी करी, तो वो रिस्पॉन्स में, वो प्रत्युत्तर में, वो प्रतिक्रिया के स्वरूप में कोई प्रतिक्रिया देता है, और यही कहलाती है प्रतिवर्त।
ठीक है। और ये प्रतिवर्त जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं, अभिजात होते हैं, इन्नेट होते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ प्रतिवर्तों को देखते हैं। सबसे पहले एक प्रतिवर्त है जिसका नाम होता है साथियों रूटिंग। रूटिंग क्या होता है सुनिए, प्रतिवर्त का नाम है रूटिंग। गाल को छूने पर सिर को बच्चा घुमाता है और मुंह खोलता है। जैसे ही आप उसके गाल को छुओगे तो बच्चा ऐसे, अगर उसके गाल को छुओगे तो बच्चा अपने मुंह को उस तरफ कर लेगा जिस तरफ से उसके गाल को छुआ जा रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस वक्त जब आपके सामने ये वीडियो चल रहा है उस वक्त आपको प्रत्येक प्रतिवर्त की एक वीडियो भी दिखाई दे रही होगी ताकि आप और अच्छे से इसको महसूस कर सकें। हमारी जो कलाम एकेडमी की जो टेक्निकल टीम है उनका आभार कि वो इतने अच्छे तरीके से आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा रही है। तो आप इस वक्त रूटिंग को देख लीजिए, रूटिंग कैसे काम करता है। हालांकि रूटिंग को लेकर एक बात है कि ये 3 से 6 माह की अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं। ये टेबल एनसीईआरटी में दी गई है। फिर एक आता है मोरो रिफ्लेक्स, मोरो कहते हैं इसको। अगर तीव्र शोर किया जाए या बच्चे को एकदम से कोई झटका दिया जाए तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो उसको। अगर तो एकदम इस तरह से, वो इस तरह से करने की कोशिश करता है बच्चा। आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त मोरो रिफ्लेक्स का भी एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। मोरो रिफ्लेक्स के लिए भी खासियत यह है कि 6 से 7 माह में मोरो रिफ्लेक्स विलुप्त हो जाता है। यद्यपि मोरो इस तरह से तो व्यक्ति नहीं करता, लेकिन तेज आवाज के प्रति एक बार हम झिझकते हैं या एकदम से धड़धड़ा जाते हैं, यह अनुक्रिया तो स्थायी होती ही है। फिर एक प्रतिवर्त होता है ग्रास्पिंग। बच्चे की हथेली को अगर उंगलियों से या किसी चीज से दबाया जाए, छोटे बच्चे के अंदर खासतौर पर यह होता है, तो बच्चा अपने हाथ की बाकी उंगलियों को उसके इर्द गिर्द लपेट लेता है, उसको पकड़ लेता है। यह ग्रास्पिंग है। ग्रास्प मतलब पकड़ना ही होता है। 3 से 4 माह में ये प्रतिवर्त भी विलुप्त हो जाते हैं और ऐच्छिक पकड़ उन बच्चों में स्थापित हो जाती है। फिर एक प्रतिवर्त होता है बेबिंस्की, जिसमें बच्चे के पैर के तलवों को यदि ठोका जाए और पैरों की उंगलियां उसके फिर ऊपर की ओर जाती है, मतलब अगर पैरों की जो पगथली जिसको अपन कहते हैं उन पर अगर इस तरह कुछ फिराया जाए या कुछ हल्का सा उन पे कुछ पुट किया जाए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, तो बच्चे की उंगलियां पहले ऊपर की ओर जाती हैं, यानी पहले ऐसे होंगी और फिर आगे आएंगी, पहले पीछे की तरफ जाएंगी फिर आगे मुड़ जाएंगी। ये बेबिंस्की नामक एक रिफ्लेक्स है जिसको हम देखते हैं इतने सारे रिफ्लेक्सेस की प्रक्रिया में। फिर कुछ और प्रतिवर्त देख लेते हैं, जैसे आंखें मिचकाना। सिंपल सी बात है, रोशनी के प्रतिक्रिया के स्वरूप में व्यक्ति पलकें झपकाता है, छोटा बच्चा भी करता है और हमारे अंदर भी ये रहते हैं। चूसने का प्रतिवर्त, सकिंग का रिफ्लेक्स जो है ये बच्चे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां तक कि संज्ञानात्मक विकास को जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज हम पढ़ेंगे भी कि शुरुआत के 1 माह में बच्चे में यही प्रतिवर्त सबसे ज्यादा रहता है। जब भी कोई वस्तु शिशु के मुंह में रखी जाती है तो वो उसे चूसने लग जाता है। टॉनिक नेक, शिशु पीठ के बल लेटा हो और सिर उसका अगर एक तरफ हो तो वो हाथ पैर को भी उसी दिशा में ले जाता है। जैसे मान लो अगर बच्चा ऐसे है, उसके अगर गर्दन को इस तरफ मोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को इस तरफ ले जाएगा, ठीक है। अगर उसकी गर्दन को इधर मोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को दूसरी तरफ ले जाएगा, ठीक है। स्टेपिंग, स्टेपिंग एक प्रकार का प्रतिवर्त है जिसके अंदर यदि शिशु को इस प्रकार खड़ा किया जाए कि वह चलने की स्थिति में हो और उसके पैर सतह को छू रहे हो तो वह अपने आप कदम बढ़ाता है। आप बच्चे को, आप ये घर पे भी इस तरह के प्रतिवर्त कर सकते हैं कि आपने बच्चे को गोद में लिया और उसको इस प्रकार से रखो कि उसके पैर जमीन को बस हल्के से छू रहे हैं, रखे नहीं गए, बस हल्का सा बस एक स्पर्श हो रहा है। आप देखेंगे बच्चा पैरों को ऐसे ऐसे करने लग जाएगा जैसे वो चल रहा है, यही स्टेपिंग है। फिर एक है बेबकिन, जब बालक की दोनों हथेली की उंगलियों को दबाया जाता है तो वह गर्दन घुमाना, गर्दन मोड़ना, जम्हाई लेना या मुंह खोलना जैसी अनुक्रियाएं करता है, यह बेबकिन है। तो बेबकिन भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कुछ प्रतिवर्त हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न मैंने पहले भी बताया रीट में एज सच नहीं आया है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जाएगा कि निम्न में से कोई भी एक विवरण दे देगा और बोल देगा ये कौन सा प्रतिवर्त है। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन से प्रतिवर्त के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटी व्यक्ति करता है। प्रतिवर्त क्या होता है, हमारे अंदर कुछ सहज अनुक्रियाएं पहले से भगवान ने फिट करके भेजी हुई होती हैं कि भाई ऐसा होगा तो तेरे को ऐसे करना है, और यही प्रतिवर्त है। कुछ जन्म से हमारे जब होते हैं और धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और कुछ जीवन भर चलते रहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है।
अब आइए दोस्त, इन प्रतिवर्तों को समझने के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में व्यक्ति के मानसिक विकास में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई। तो आइए अब हम सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार के मानसिक क्रियाएं या मानसिक विकास की जो एक तरह से संकेत हैं वो एक बालक में देखने को मिलते हैं। एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से बड़ी अजीब लगे। जैसे मैं कहूं कि बच्चा जब इतने साल का होता है, इतने माह का होता है, तो वो 10 तक गिनती सुनाने लग जाता है। आप कहोगे साहब हमारे परिवार में तो एक बच्चा है वो 20 तक सुना सकता है, 30 तक सुना सकता है, आप गलत कह रहे हो। तो ये एक जनरल फैक्ट है, एक सामान्य फैक्ट है, और ये सामान्य फैक्ट भी आज के कई साल पहले का दिया हुआ है। आज की जनरेशन के बच्चे जो आ रहे हैं वो तो भगवान कसम हमसे ही 4 कदम आगे हो रहे हैं, इसलिए आप इसको लेकर परेशान ना हो। दूसरी बात यह भी कि इसको लेकर इतने ज्यादा डिटेल में कोई प्रश्न आते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था के मानसिक विकास की पहले माह में। उससे पहले आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, इस बात को आपको जानना चाहिए कि बालक का जीवन भर में जो मानसिक विकास होता है उसका 50% मानसिक विकास 50% मानसिक विकास एक बच्चे का 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। 3 वर्ष तक एक बच्चे का जो कुल विकास होना है उसका 50% विकास हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शिशु के मानसिक विकास में पहले माह में क्या क्या चीजें दृष्टिगत होती हैं। यहां पर ज्यादातर फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी में जो चौथा चैप्टर है 11वीं कक्षा में बाल विकास का, मानव विकास का, उस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं को मैं क्लब करके लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि बालक पहले ही सप्ताह में यह पहचानने लग जाता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। तो दिशा का बोध जो है यह समझना कि आवाज कौन सी दिशा से आ रही, दिशा का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, आवाज किस दिशा से आ रही है, माफ कीजिएगा, यह उसे पता चलने लग जाता है पहले सप्ताह में। यह एनसीईआरटी में कहा हुआ है। दूसरी बात, वो मां की आवाज को पहचानने लग जाता है और वो भी कुछ ही घंटों में, जन्म के कुछ ही घंटों में वो मां की आवाज पहचानने लग जाता है। आवाज पहचानने की बात हो रही है, मां की शक्ल को याद करना या उसका प्रत्यक्षीकरण करने की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। वो अन्य स्त्री और मां की आवाज में अंतर करना भी इसी शुरुआती समय में सीख जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी नेत्र ज्योति, उसकी आंखों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। यहां तक कि उसको जैसे 6/20 से भी ज्यादा माना जाता है, हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है। तो ये याद रखिएगा कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी दृष्टि बहुत तेज नहीं होती, बहुत कमजोर होती है। और अपनी शारीरिक गतिविधियों के लिए चिंतन तो इतना विकसित होता नहीं है, हमने पढ़ भी रखा है जब हमने शैशवावस्था की विशेषताएं देखी थी। तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो रोने चिल्लाने जैसी क्रियाओं द्वारा, गतिविधियों द्वारा करता है। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं पहले माह से दूसरे माह की तरफ। दूसरे माह में ये जो ध्वनि के प्रति आकर्षण था ये और बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो वस्तुओं को ध्यान से देखने लग जाता है। ऐसा भी कहते हैं कि टकटकी लगाकर जो देखना होता है ये अब दिखना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चों के जो झूले होते हैं उसके ऊपर कुछ ऐसा एक वो लगा हुआ रहता है और वो बच्चा देखता रहता है कि ये क्या चीज है जो घूम रही है। इस प्रकार से तेज प्रकाश के प्रति अब अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। मां को देखकर चौथे माह में मुस्कुराने लग जाता है। वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। व्यंजन की ध्वनियां उत्पन्न करने लग जाता है। व्यंजन की ध्वनियां इस तरह की आवाज निकालने लग जाता है वो।
5वें माह में बच्चा मां को भली भांति पहचानने लग जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप नोट्स में जब पढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएंगे। फैक्ट हैं जिनको आपको कुछ हद तक चीजों को रटना है, और इस तरह के बहुत डिटेल्ड और डीप फैक्ट से कभी रीट में क्वेश्चन एज सच आया भी नहीं है। आए हैं तो बहुत सरलतम प्रश्न आए हैं, उन सरलतम प्रश्नों को भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। वस्तुओं को पकड़ने के लिए बच्चा हाथ आगे बढ़ाता है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ अब आगे बढ़ाने लग जाता है क्योंकि 5 महीने का हो गया है। ठीक है, षष्ठम माह में, छठे माह में जो ध्वनि सुनता है उस ध्वनि का अनुकरण करना शुरू कर देता है। मतलब जो भी सुना उसको बाद में वापस दोहराना, खुद से बोलने की कोशिश करता है। वो अपने नाम को समझने लग जाता है। आप बच्चा बैठा है, आपने कभी टू कैसा है, तो वो ऐसे देखेगा कि कोई यही नाम बोल रहा है, इसी नाम को बार बार बुला रहा है, तो वो अपने नाम को समझने लग जाता है। वस्तु को पकड़कर मुख तक ले जाने लग जाता है। अपने पराये का अंतर अब उसे महसूस होने लग जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। मां की गोदी में आएगा तो चिपक जाएगा, कोई व्यक्ति होगा तो उसकी गोदी से दूर जाने की कोशिश करेगा। 12 माह की बात करते हैं अब सीधे सीधे। ठीक है, छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है, दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करने लग जाता है, और धीरे धीरे अब चलने का भी प्रयास करने लग जाता है। हमने शारीरिक और गतिक विकास में यह देखा भी था। ठीक है, अब छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है वो, पानी, मम्मी, दीदी। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि बालक प्रथम सार्थक शब्द इस अवस्था में बोलता है। या बोलना शुरू करता है या बोलने लग जाता है। और उस प्रश्न का उत्तर है 10 से 13 माह। अभी जनरल लेवल पर आप बात करके देख सकते हो कि एक बच्चा 10-13 माह का, 10-12 माह का होता है, साल भर का हो जाता है, तो वो इस तरह के शब्द बोलने लग जाता है। एक चीज मैं यहां पर और आपको स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आए, जैसे ये रीट के अंदर आया हुआ प्रश्न है, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी वो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा जिन ऑप्शन को देखकर आप कंफ्यूज हो। वो कभी भी 10 माह, 11 माह, 12 माह, 13 माह कभी नहीं देगा। अब अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, ये प्रश्न अगर मैं इसके बाकी के ऑप्शन से एक बार मैं आपको बताता हूं क्या क्या थे। इस प्रश्न के अंदर जो बाकी ऑप्शन थे उसमें पहला ऑप्शन ए था 3 माह, ऑप्शन 2 उसमें था 6 माह, ऑप्शन सी उसमें था 40 माह। 40 माह का मतलब हो गया 4 साल का बच्चा, करीब 3 साल से भी ऊपर का बच्चा। तो 3 साल का बच्चा, और एक ऑप्शन था 10 से 12 माह, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ था 10 से 13 माह। तो आप सोचिए 3 साल का बच्चा तो सार्थक शब्द बोल ही नहीं पाता। 6 माह और 12 माह में ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? 40 माह तक तो बच्चा ना कान काटने लग जाता है, इतना बोलने लग जाता है। सॉरी, 4 साल तक तो बच्चा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए आया हुआ प्रश्न है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अक्सर आप जब ऐसे डाटा याद करते हो तो आपको लगता है कि गुरुजी 10 माह में बोलता है, 11 माह में बोलता है, 12 माह में बोलेगा कि 13 माह में बोलेगा। इतना डिटेल में कभी नहीं पूछता वो। और इस तरह की चीजों को याद करके हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सी और अच्छी चीजें याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको एक आइडिया रखना है और उस आइडिया के हिसाब से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे और सही उत्तर जाएगा। अब 12 माह के बाद 2 साल के आसपास जाके देख लेते हैं, तो बच्चा, माफ कीजिएगा, अच्छा 12 माह, 2 वर्ष की बात करते हैं अब, कि 2 शब्दों के सरल वाक्य बोलने लग जाता है वो। अब बच्चा जब 1 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, 2 साल तक आते आते बच्चा 2 शब्दों के वाक्य बोलने लग जाता है। मुझे खाना दो, पानी पी लेंगे, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मम्मी आओ, इस तरह के शब्द बोलने लग जाता है। पूछने पर वो प्रतिक्रिया भी देने लग जाता है। और 2 साल तक आते आते उसका जो शब्द भंडार है उसमें करीब करीब 100-200 शब्द हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या इस वक्त स्मृति, कल्पना और ये सारी चीजें होंगी? तो कल्पना की बहुलता भी इस अवस्था के बाद आनी शुरू हो जाती है, 2 साल के बाद आनी शुरू हो जाती है। हमने पूर्व बाल्यावस्था में भी देखा था कि बच्चे के अंदर कल्पनाओं का प्रभाव रहता है। इसके बाद जब आप संज्ञानात्मक विकास देखोगे तब भी देखोगे कि शैशव अवस्था के बाद में
बालक जो है उसके अंदर अहम केंद्रवाद, जीववाद जैसी चीजें आ जाती है। तो यहां पर आप शैशवावस्था के मानसिक विकास को समझ पा रहे होंगे, खासतौर पर शैशवावस्था में कौन कौन सी क्रियाएं, गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इनमें जो मैंने शुरुआत में एनसीईआरटी वाले फैक्ट बताए हैं उनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की, कि 3 साल तक आते आते क्या होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था हम पढ़ चुके हैं 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। बच्चा पूछने पर अब अपना नाम बताने लग जाता है। बता बेटा पापा कहाँ हैं? बोले वो है पापा। मम्मी कहाँ है? ये है मम्मी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये है। इस तरह के प्रश्न के उत्तर बताने लग जाता है। अक्सर हमारे घरों में, परिवारों में माता पिता कुछ इस तरह के क्या बोलते हैं, बच्चों को का वो ज्ञान का प्रदर्शन भी करवाती हैं कि बेटा अंकल को बताओ नोज कहाँ है, नोज। तो बच्चा ऐसे बोलता है ये रही नोज। बेटा बताओ आइज कहाँ है, आइज। तो बच्चा बोलता है ये रही आइज। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब भी वो देने लग जाता है, यानी अब इस तरह की स्मृति उसके अंदर आने लग जाती है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली चीज अब नहीं है, वस्तु स्थायित्व तो विकसित हो चुका है उसके अंदर। तो वो इस तरह की चीजें बताने लग जाता है। सीधी रेखा देखकर अब वो वैसी रेखा खींचने की कोशिश करता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे इस तरह के लीक लकोटिए करते हुए इस अवस्था के आसपास पाए जाते हैं, जो घरों की दीवारों को गंदे करते रहते हैं, और अंकों की संख्या 2-3 अंकों की जो संख्या है उसको दोहरा सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 साल का जब हो जाता है तब क्या करने लग जाता है। तो अमूमन भारत की अगर मैं बात करूं तो इस अवस्था तक बच्चा विद्यालय में जाने लग जाता है। फॉर्मल एजुकेशन भले ही चालू नहीं हो, लेकिन वो क ख ग घड़ जैसे शब्द लिखना, अक्षर लिखना, माफ कीजिएगा शब्द तो नहीं, अक्षर लिखना प्रारंभ करने लग जाता है। गिनती गिनना शुरू कर देता है। 2-3 संख्या का अंतर समझने लग जाता है, जैसे 1 2 2 3 इस तरह के अंतर वो समझने लग जाता है। इसी अवस्था के आसपास 2 साल के आसपास आगे बढ़ते ही जैसे वो पूर्व बाल्यावस्था में आता है, अन्वेषणात्मक प्रकृति बढ़ जाती है, यानी अब प्रश्न पूछने की प्रकृति बढ़ जाती है। प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछ पूछ कर अपने मानसिक ज्ञान को बढ़ाता है। स्मृति में चीजों के दिमाग बारे में जो जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करता है और उन जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करता है। कैसे? प्रश्न पूछकर। कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न से उस ज्ञान को अंदर फिट कर लिया, कुछ प्रश्न पूछा, प्रश्न से ज्ञान को अंदर ले लिया। इस तरह के प्रश्न पूछ पूछ के वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, अपने मानसिक कौशल का विकास करने की कोशिश करता है। 5 साल का होता है तब तक ज्ञानेंद्रियां विकसित तो होती रहती हैं जैसे हो रही थी। अब वो ठंडी गर्म वस्तुओं का ज्ञान से होने लग जाता है कि किसे ठंडा कहते हैं, किसे गर्म कहते हैं। बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद तो करते हैं, देखो छोटे बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे भी आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। लेकिन आइसक्रीम और हलवे में अंतर क्या है? आइसक्रीम ठंडी होती है, हलवा गर्म होता है। यह अंतर करना अब उसे आने लग जाता है। हल्के भारी का भी अंतर पता लगने लग जाता है। बड़े छोटे का ज्ञान भी अब उसे होने लग जाता है। अब वो बड़े वाक्य बोलने लग जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 10 से 15 तक की अब वो गिनती भी सुनाने लग जाता है। लेकिन आप खुद देखिए, आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में तो 3-4 साल का बच्चा भी गिनती गिनने लग जाता है, 20 तक, 25 तक। तो ऐसे फैक्ट्स वो कभी पूछेगा भी नहीं कि बच्चा 10 तक की गिनती कब सुना सकता है, 20 तक की गिनती कब सुना सकता है। इस तरह के फैक्ट्स कभी परीक्षा में नहीं आएंगे। ये कुछ पुस्तकीय बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, इसीलिए मैं ये फैक्ट आपके लिए लिख के लेके आ गया हूं। अदरवाइज इसको हम लिखकर ही याद करते हैं, मगर ये फैक्ट हैं जिनको आपको सिंपली क्रैम करना है, रटना है। 6 साल तक का बच्चा सरल प्रश्नों के उत्तर देने लग जाता है और कहानी सुनाने का भी प्रयास करता है। ननिहाल जाएगा, गांव से वापस आएगा, गांव में तो अपनी दादी को, दादाजी को सुनाएगा, मम्मी मम्मी, दादी जी, नाना जी ने ऐसे कहा, नानी माँ ने मेरे को ऐसे कहा, वहां पर हम ये खेलते थे, वो खेलते थे, और इस तरह की कहानियां सुनाने का वो प्रयास करता है। 7 साल का होते होते बच्चा अब उत्तर बाल्यावस्था में आ चुका है, और उत्तर बाल्यावस्था जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि तार्किक रूप से अब चिंतन बहुत अच्छे से होने लग गया उसका। तो आप देखिए छोटी छोटी घटनाओं का बहुत अच्छे से वर्णन करना शुरू कर देता है। वो संयुक्त वाक्य का प्रयोग करता है, कंजक्शन का प्रयोग करके। मैं वहां गया था और वहां पर ऐसा हुआ, और जैसे शब्द हैं, 2 वाक्यों को एक साथ संयुक्त करके और फिर वो कुछ बात कहेगा। टुकड़ों में अब नहीं बोलेगा, बड़ी बड़ी लाइनें बोलना या बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। समानता है, समानता बता सकता है वो चीजों के बीच में, ठीक है। 8 साल का होता है तो मैथमेटिकल जो एबिलिटीज हैं, गणितीय कौशल है, वो बढ़ जाता है उसका। गणितीय संक्रियाएं बढ़ने लग जाती है। अब देखो, इससे पहले का जो बच्चा था वो घड़ी में देख के टाइम कैसे बताता था कि छोटी सुई 5 पर, बड़ी सुई 6 पर, पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा।
ये जो बच्चा है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लग जाता है। उसको बोलो कि बेटा टाइम क्या हो रहा है तो बोलेगा 5:30। इस तरह की बातें वो करने लग जाता है। तो इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में 8 साल तक आप देखो गणितीय संक्रियाएं कर सकता है और संयुक्त वाक्य का प्रयोग जैसे वहां कर रहा था यहां भी आगे कर पा रहा है। ठीक है, 10 साल तक आते आते बच्चा व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लग जाता है। आपको याद हो तो उत्तर बाल्यावस्था में मैंने ये बताया भी था कि बच्चे में आत्मनिर्भरता आने लग जाती है, जूतों की लेस बांधना और इस तरह की चीजें करना। और ये अगर जूतों की लेस वो नहीं बांध पाए तो डिस्प्रेक्सिया नामक एक उसको निर्योग्यता भी है, समस्या भी होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले चैप्टर में। बहरहाल व्यक्तिगत कार्य खुद से खुद कर सकता है। नियमित दिनचर्या क्या होनी चाहिए उसका उसको ज्ञान हो जाता है कि व्यक्ति की क्या एक डेली रूटीन होना चाहिए। ठीक है, फिर 11 साल का होता है तब तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास उसमें होता है। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का उसमें विकास, चीजों को निरीक्षण करता है वो, और निरीक्षण करने के साथ साथ सोचता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज यूं है। हम ये भी पढ़ते हैं कि इस अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था में चीजों की क्रियाविधि के बारे में जानना उसे अच्छा लगता है। क्रियाविधि के बारे में कि कोई चीज कैसे कार्य करती है। मैं अगर मेरे बचपन की बात बताऊं तो हम कुछ दोस्त ऐसे थे कि वो वीडियो गेम वगैरह आया करते थे ऐसे छोटे छोटे, तो वो जब कोई किसी दोस्त के पास आता तो 3-4 दिन तक तो सब दोस्त खेलते, बाद में सोचते कि यार इसमें ये आवाज कहां से आ रही है, तो फिर उसको तोड़ते, फिर तोड़ के उसकी वो चुंबक निकालते, फिर 2 चुंबकों को तोड़ के एक को तो आगे बढ़ाते और दूसरे को उसके पीछे ले जाते, और इस तरह की मूर्खताएं करते थे। तो ये जो निरीक्षण, ये जो जिज्ञासा शक्ति है, आप इस जिज्ञासा को उस जिज्ञासा से मत लिंक करने की कोशिश कीजिए जो पूर्व बाल्यावस्था में हमने पढ़ी थी। यहां कार्यविधि के बारे में जिज्ञासा बच्चे में आती है, और तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में किस उम्र में होता है, यह प्रश्न भी रीट एक बार पूछ चुका है। रीट एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में कब होता है, और इसका उत्तर था क्या, 11 वर्ष की अवस्था में। 11 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब देखिए यह प्रश्न आया था तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति वाला, रीट लेवल 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2015 में यह क्वेश्चन आया था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2017 में आया था। मैंने शायद उसको मिस स्पेल करके 2015 बोल दिया था, चेक कर लेना। अब उसमें देखो, इसमें पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा है 9 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 11 वर्ष। अब आप भी जानते हैं कि जब मूर्त चिंतन जो है ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बेहतर कब होगा, जब वो बच्चा अपने उत्तर बाल्यावस्था के समापन पे होगा। तर्क बेहतर कब होगा, जब मूर्त चिंतन करेगा और साथ साथ थोड़ा अमूर्त चिंतन भी रहेगा। हालांकि इस अवस्था के अंत तक अमूर्तता का अभाव होता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जितना बड़ा होगा तार्किक चिंतन उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 11 वर्ष है। और वैसे भी हॉर्लॉक वगैरह जैसे कई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये मानते भी हैं कि तर्क की या रीजनिंग की जो एबिलिटी है बालक में वो 11 वर्ष के आसपास आनी शुरू हो जाती है। रीजनिंग की एबिलिटी, रीजनिंग का मतलब कि सही और गलत की व्याख्या कर पाना अपने स्व विवेक के आधार पर। ठीक है, तो जिज्ञासा, रीजनिंग, निरीक्षण, इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें आने लग जाती हैं। 12 वर्ष में तर्क द्वारा समस्या समाधान का विकास हो जाता है। अमूर्तता का अभी भी चिंतन में अभाव रहता है, लेकिन तर्क के द्वारा जब वो समस्या का समाधान कर सकता है तो वो दूसरे बच्चों को भी सलाह देने लग जाता है, और ऐसी एबिलिटी भी उसमें आती है कि तुम्हें किस अवस्था में क्या करना चाहिए। तुम्हें मतलब वो ये नहीं बताएगा कि ना जॉब के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपने उम्र की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लग जाता है उत्तर बाल्यावस्था के इस स्टेज पे। किशोरावस्था क्योंकि हमारे डिस्कोर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक साथ किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि अब चिंतन में अमूर्तता का विकास होने लग जाता है, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ जाता है, वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता चिंतन के अंदर आ जाती है, एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है, यादाश्त बढ़ जाती है और विस्तृत नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। हालांकि ये जो जितनी भी चीजें हमने किशोरावस्था के बारे में देखी है, ये हम संज्ञानात्मक विकास वाली जो अगली वीडियो देखेंगे उसमें फिर डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। अभी हाल एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि मानसिक विकास क्या होता है, और मानसिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो जेम्स ट्रेवर का हमने कथन देखा कि जन्म से परिपक्वता तक मानसिक क्षमताओं का उत्तरोत्तर प्रकटन और संगठन
जो होना है उसकी प्रक्रिया मानसिक विकास कहलाती है। फिर हमने संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षीकरण की बात जानी कि संवेदन क्या होता है। संवेदन महज सूचनाओं का ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण कर लेना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है उन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं की व्याख्या करना, और अवधान मतलब अटेंशन। प्रतिवर्त क्या होते हैं? स्वाभाविक उद्दीपकों के लिए सहज स्वाभाविक अंतर्जात प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद हमने रूटिंग, मोरो, ग्रास्पिंग, बेबिंस्की, आंखें मिचकाना, चूसना, स्टोनिक नेक, स्टेपिंग और बेबकिन जैसे हमने देखे कि क्या क्या रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। फिर हमने शैशवावस्था के अंदर कुछ मानसिक विकास के महत्वपूर्ण संकेतों को समझने की कोशिश करी। ध्वनि की दिशा को पहचान लेना, अन्य स्त्री और माँ की आवाज़ में अंतर, दृष्टि उसकी कमज़ोर होती है, ये सारी बातें। फिर दूसरे माह में हमने देखा कि ध्वनि के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। चौथे माह में माँ को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। पांचवें माह में माँ को भली भांति पहचानने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे आगे आके अपने पराये का भी उसे अंतर होने लग जाता है। 12 माह तक वो छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। इस पे प्रश्न भी आया हुआ है। 2 वर्ष तक 2 शब्दों का सरल वाक्य बोलने लग जाता है। 3 साल तक पूछने पर नाम बताने लग जाता है, और 4 साल तक अक्षर लेखन प्रारंभ हो जाता है। ऐसी कुछ हमने विशेषताएं उसकी देखी थी। फिर उत्तर बाल्यावस्था पर हम गए तो 7 साल तक आते आते वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लग जाता है। 8 साल तक उसके गणितीय संक्रियाएं अच्छी हो जाती हैं। 10वें साल तक वो व्यक्तिगत कार्यों का निष्पादन करने लग जाता है। 11 साल तक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। ये रीट में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। 12वें वर्ष तक वो तर्क द्वारा समस्या समाधान करने लग जाता है। और किशोरावस्था में चिंतन में अमूर्तता, आलोचनात्मक व्याख्या, वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता, एकाग्रता में वृद्धि, यादाश्त का बढ़ना, विस्तृत नैतिक मूल्यों का विकास जैसी विशेषताएं भी देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।